यही है, पेपर निकालना है उसकी बहुत मेहनत, केवल पढ़ना नहीं है, ध्यान रखिए। पेपर निकालना जो आपने टेट का एग्ज़ाम निकाला होगा, वो पेपर निकालना है कि वहाँ पर क्या था, केवल गोला भर के आना था। पता है गोला भर के आ जाओ, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम जब होगा शिक्षक भर्ती, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और बोला ये जा रहा है जो अभी स्तर उन्होंने सेट किया था स्टैंडर्ड टी-टेट में, लगभग उसी स्तर का पेपर बनाने वाले हैं और अभी भी पक्का नहीं हुआ है कि सिलेबस क्या होगा। पता है ना? है ना? अभी 2-3 दिन पहले एक और खबर उड़ी थी कि कुछ-कुछ सेक्शन में थोड़ा चेंज करेंगे। ऐसा सूचना मिली है। उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है और पेपर निकालने के लिए थोड़ा-मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। पहले ही बता देता हूँ, अगर अगले साल तक आपको शिक्षक के पद में चयन होना है, तो जितना हमने स्टूडेंट लाइफ में जितना पढ़ा नहीं था, पूरे 12 साल में, फिर उसके बाद कॉलेज, है ना? बीएड, डीएड में तो पढ़े नहीं हैं, नहीं पढ़े हैं ना? तो पूरे 12 साल की जितनी पढ़ाई आपने की है, उसको 6 महीने में करना है। तो कितने महीने में करना है? 6 महीने में। उतना पूरा समय आपको लगाना है, उतना डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, तब जाकर सिलेक्शन होगा। तो सर अभी आए थे, पढ़ाए थे शर्मा सर आपको इंग्लिश के बारे में बताए। मैं बताऊंगा आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के बारे में। तो आपके सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा है। प्रोबेबिलिटी है कि 20 नंबर तक का हिस्सा इसमें से आएगा। जैसे पुराना वाला अगर जो बना था उसमें 30 नंबर का था और जो बाद में आया था उसमें बोला गया था 20 नंबर का होगा। अभी भी अगर देखा जाए तो 20% के आसपास उसका वेटेज रहने वाला है। तो एक बार हम 10-15 मिनट सिलेबस के बारे में देखेंगे, क्या होने वाला है, आगे अगर परिवर्तन होगा तो क्या परिवर्तन हो सकता है, जो परिवर्तित नहीं होगा वो कौन सा होगा, वो सब कुछ देखेंगे और फिर उसके बाद हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा सिलेबस का पहला पॉइंट, तो आपके पूरे सिलेबस को कितने हिस्से में बांटा गया है पुराने वाले सिलेबस में? देखे होंगे ना, टेट का एग्जाम दिए, कितने लोग दिए टेट का एग्जाम? कितना यूनिट है बताओ? क्या है? 5 ना? 5 पक्का? टेट का एग्जाम दियो आप लोग। हम पूरे सिलेबस को क्या करेंगे, कितने हिस्से में बांट के पढ़ेंगे? 4 हिस्से में बांट के पढ़ेंगे। कितना यूनिट बनाएंगे हम लोग? 4 यूनिट बनाएंगे। हर यूनिट अपने आप में यूनिक है और एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पहला यूनिट है, जहां पर आपको पूरा पूरा क्या बताया गया है, बाल विकास। कुछ भी अगर कम होता है तो बाकी हिस्से से कम हो सकता है, लेकिन इस पहले हिस्से से कम नहीं होना। तो पहला हिस्सा देखिएगा क्या है। पहला यूनिट में आप पहला टॉपिक पढ़ोगे क्या? मनोविज्ञान। हर बार यहां से क्वेश्चन आया है और इस बार भी प्रश्न आया है, टेट एग्जाम में भी प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? मनोविज्ञान को समझना है, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, साइकोलॉजी के बारे में। फिर साइकोलॉजी का स्टार्ट कैसे हुआ था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि पहले क्या माना जाता था। अगर पूछा जाए मनोविज्ञान क्या है तो आप क्या बोलोगे? क्या है मनोविज्ञान? दो साल कॉलेज गए हैं ना, कि बस एडमिशन हुआ है, बस एग्जाम देने गए हैं? मनोविज्ञान में क्या करते हैं अभी? हाँ वेरी, तो एग्जैक्ट अभी अगर करंट सिचुएशन में बोला जाए कि साइकोलॉजी में क्या होता है, तो स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। पहले क्या माना जाता था कि हम किसका अध्ययन करेंगे, आत्मा का, सोल, स्टडी ऑफ सोल। फिर माना गया क्या, माइंड, मन। फिर आया चेतना, इसको लेकर बहुत सारा क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, कॉन्शियसनेस को लेकर एक्सपेरिमेंट भी हुआ। किसने किया था, तो विल्हेम वुंट ने किया था। और आगे चलकर वॉटसन क्या लेके आते हैं, व्यवहारवाद लेके आते हैं, बिहेवियरिज्म या व्यवहार को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब करंट अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान में क्या करते हैं, हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर। फिर ये पढ़ने के बाद आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे इसके क्या है, संप्रदाय हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, संप्रदाय, स्कूल्स। तो इस स्कूल्स में हम देखते हैं क्या, कुछ नाम, फेमस फेमस नाम है। जैसे आपने सुना होगा संरचनावाद संप्रदाय, स्ट्रक्चरिज्म, प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। नाम सुना होगा आपने कौन सा, गेस्टाल्टवाद, है ना, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के बाद आप सुनते हैं व्यवहारवाद,
व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, एक दो नाम और लिखते हैं ताकि आगे याद रहे। मनो या मानवतावाद, मानवतावाद या आवश्यकता सिद्धांत, नीड थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी के नाम से आपने पढ़ा होगा, जो किसका है, अब्राहम मैस्लो का। अभी यहां से टेट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेट में कितना क्वेश्चन पूछा गया है? 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक आगे देखते हैं तो मनोविश्लेषणवाद, साइकोएनालिसिस, किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। किसका है? सिगमंड फ्राइड का है। तो ये पूरे संप्रदाय है और यहां से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पिछले बार के शिक्षक भर्ती में क्या पूछा गया था? इलेक्ट्रा ओडिपस का कॉन्सेप्ट पूछा गया था, सुने है ना? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, कौन से कॉन्सेप्ट में आता है? इनमें कहाँ आता है? मनोविश्लेषणवाद वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपने सुना होगा ईड ईगो, सुपर ईगो, सुना होगा आपने, सुना है ना? किसका कॉन्सेप्ट है? ईड ईगो सुपर ईगो किसका कॉन्सेप्ट है? सिगमंड फ्राइड का। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है हम लोग इसी में पढ़ेंगे ना, ये पूरा थ्योरी रहेगा। अब क्या है, जैसे ही हम मनोविज्ञान को हमने जनरल वे में हमने समझ लिया, हमारा मेन टॉपिक मनोविज्ञान नहीं है, लेकिन इसको पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि यहां से सारा क्वेश्चन बना है। जैसे 2019 के शिक्षक भर्ती में पूछा है कि साइकोलॉजी 2 पार्ट में ब्रेक होता है, साइकी प्लस लॉगस। लॉगस का मतलब अगर अध्ययन है, स्टडी है, तो आपको बताना है साइकी का मतलब क्या है। तो साइकी के 2 मीनिंग निकले हैं अब तक। एक निकला है आत्मा और दूसरा निकला है मन। एक निकला है आत्मा और दूसरा निकला है क्या? मन। ऑप्शन में 4 थे, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। तो पहला ऑप्शन क्या है, मतलब पहले क्या माना गया है? आत्मा। तो सब मतलब मॉडल आंसर में आत्मा ही लिया गया था, लेकिन मैंने क्या बताया, कितने अर्थ निकले हैं उसके? 2, आत्मा और मन दोनों। बाद में जब अमेंडमेंट आंसर आया तो उसको डिलीट किया गया क्योंकि दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन होता किसी में कि मन और आत्मा और मन दोनों लिखा हुआ है, तो क्या हो जाता? दोनों को लेते, फिर दोनों को लेना पड़ता। तो वो यहां से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इधर से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखते हैं इसके 2 ब्रांचेस हमको देखना है। एक ब्रांच है आपका कौन सा? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम लोग देखेंगे क्या कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है। पहले तो साइकोलॉजी देख लिए, उसके साथ क्या जुड़ गया है? शिक्षा। तो पहले शिक्षा को अलग समझेंगे, शिक्षा क्या है, फिर शिक्षा क्या है, शिक्षा के प्रकार क्या है, शिक्षा की विशेषताएं क्या है, फिर जाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान में। फिर कहाँ बढ़ेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षा मनोविज्ञान और ये टॉपिक को खत्म करके हम लोग इसके दूसरे ब्रांच में जाएंगे, और वो क्या है आपका? बाल मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान? बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान मतलब क्या हो जाएगा? चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या देखना है? चाइल्ड साइकोलॉजी। अब आप ये बताओ, मनोविज्ञान का मतलब क्या है? क्या अर्थ निकाले हम? किसका अध्ययन करना? व्यवहार का। तो बाल मनोविज्ञान में क्या होगा अर्थ? बालकों के व्यवहार का क्या करना? अध्ययन करना। लेकिन जो बालकों का जो व्यवहार है उस पर हमको कैसे, किनका अध्ययन करना है? जो परिवर्तन हो रहे हैं। कौन सा परिवर्तन, कौन से चेंजेस का हमको स्टडी करना है? तो बच्चों के व्यवहार में कैसा परिवर्तन देखना है कि मात्रात्मक और क्या रहे? गुणात्मक। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर ध्यान देना है। जैसे मात्रात्मक मतलब हाइट बढ़ना, हेल्थ बढ़ना, ये क्या हो जाएगा आपका? मात्रात्मक हो जाएगा। गुणात्मक क्वालिटी कैसे मतलब होता है कि थिंकिंग एबिलिटी अच्छी है बच्चे की, सोशल इंटरेक्शन अच्छा है, नैतिक विकास बच्चे का अच्छा हुआ है, वो क्या बताता है? उसके गुण को बताता है। तो आप देखते हैं क्या, व्यवहार का अध्ययन करते हैं और व्यवहार में क्या देखते हैं? परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, और कैसा परिवर्तन देखते हैं आप? मात्रात्मक और गुणात्मक। तो कहीं भी जब भी मात्रात्मक और गुणात्मक शब्द का जब प्रयोग किया जाए परिवर्तन में, तो वो जो पूरा परिवर्तन है उसको आप क्या बोलते हो? विकास। इंग्लिश में क्या हो जाता है? डेवलपमेंट। तो अब से हमारा जो टॉपिक होता है बाल मनोविज्ञान नहीं है, क्या हो जाता है? बाल विकास, कि बच्चों में विकास हो रहा है कि नहीं। तो शॉर्ट फॉर्म हो गया अब इसका, बच्चों में विकास देखना है, मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हमको देखना है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या हो जाता है? बाल विकास। बाल मनोविज्ञान नहीं है सिलेबस में, क्या है? बाल विकास। ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आपने क्या देखा?
मनोविज्ञान को समझे, फिर शिक्षा मनोविज्ञान में गए, फिर कहाँ गए, बाल मनोविज्ञान में। यहां तक समझ में आया? नोट करिएगा। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस समझना है। पहली तैयारी होती है क्या, सिलेबस को समझना। अगर आपको पता चल गया कि इस सिलेबस को इस हिसाब से पढ़ा जा सकता है तो आधी तैयारी वहां पर हो जाती है ना, एक रास्ता मिल जाता है। इधर कोई दिक्कत नहीं है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सोल, माइंड, हाँ, टूल्स, कंस्ट्रक्ट, वो कंस्ट्रक्टिज्म, हाँ, कंस्ट्रक्शन, ये हो जाएगा फंक्शनलिज्म, फंक्शनलिज्म एम है ना लास्ट में। फिर है गेस्टाल्टिज्म, ये मानवतावाद, तो इसको नीट थ्योरी बस लिखे, थ्योरी, नीट थ्योरी। और दूसरे बार यहां लिखेगा साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस, ठाकुर। अगर सिलेबस में बदलाव होगा तो उसका भी, हाँ, जो भी चेंज होगा वो कराऊंगा मैं, लास्ट में बताऊंगा ही। आधे घंटे, 10 मिनट आगे लिख, वाह, लिख के वही इधर। एक कहानी शुरुआत हुई दिमाग में, मनोविज्ञान से पढ़ना है, पहले इतिहास की ओर जाएंगे, फिर संप्रदाय को समझेंगे। संप्रदाय को पढ़ने से एक फायदा क्या होता है कि आने वाले समय में जितने साइकोलॉजिस्ट आते हैं वो सब यहीं पर टकरा जाएंगे। आप स्किनर को पढ़ना है, फिर आपको किसको पढ़ना है, हल को पढ़ेंगे, फिर पावलाव को पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक का नाम आएगा, सबके नाम यहाँ पर आप पढ़ चुके हो। आपको पता रहेगा कि अच्छा ये सब सारे के सारे क्या है, साइकोलॉजिस्ट है। आगे बढ़े। तो ये इसी के पार्ट को मैं आगे अगले पेज में बना रहा हूँ ना, क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा इस पेज में। हो गया ये यूनिट 1 का ही पार्ट अपन देखने वाले हैं। उसमें क्या देखना है अपने को, तो वहां 3 लिखे थे, कौन सा, बाल मनोविज्ञान, उसी में करके मैं लिख रहा हूँ क्या, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो रहेगा क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसके अंदर देखो सब टॉपिक बहुत सारे हैं, तो पहला सब टॉपिक पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, वृद्धि और विकास। भाई वृद्धि भी तो बोल सकते थे, लेकिन हमने क्या बोला है, विकास बोला है। इन दोनों में हम क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस। पहला टॉपिक ये होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सेकंड जो टॉपिक होगा इसमें होगा विकास के सिद्धांत, थ्योरीज या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये एक टॉपिक होगा। थर्ड टॉपिक होगा विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं। तो इसी में देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितने स्टेजेस होते हैं, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सा,
कितनी अवस्था होती है? 4। पक्का? सिलेबस देखे हो ना? तक तो नहीं रहे, सिलेबस देखे हो आप लोग करके? तक तो नहीं रहे, सिलेबस देखे हो आप लोग? आते हैं सिलेबस। कितने, कौन कौन से अवस्था है? 4 ना? 4 में कौन कौन सा अवस्था याद करो? शैशवावस्था, ऐसा कुछ बोल रहे हो ना? टेट का सिलेबस जो आप लोग देख के आए हो, टेट का सिलेबस जो आप लोग देख के आए हो, पहले वो देखते हैं। तो ये क्या है आपका? क्या लिखा है पहले ही? पढ़े थे? आप ही के सिलेबस में है, अलग से नहीं बता रहा हूँ। विकास की अवधारणा जो अपन पढ़ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, वो पूरा रहेगा। विकास की अवस्था है तो कहाँ से चालू हुआ है? गर्भावस्था। टेट का सिलेबस है। और सेम सिलेबस आपके शिक्षक भर्ती में, सेम सिलेबस कहाँ है आपके? शिक्षक भर्ती में। ये शिक्षक भर्ती का सिलेबस, ये आपका पहला वाला जो आपका दिया हुआ था, के लिए सहायक शिक्षक के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए सेम है। विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं सेम है, कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज इसमें नहीं है। और है कितना यूनिट? ये है आपका पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, अभी भी 3, ये तीसरा यूनिट, और ये 4 यूनिट है टोटल। स्टार्टिंग में 5 बोल रहे थे, स्टार्टिंग में क्या बोल रहे थे? 5। तो यहाँ देखो, हम लोग को यहाँ पर कितनी अवस्था देखनी है? 4 अवस्था देखनी है। एक है गर्भावस्था, प्री नेटल स्टेज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्री नेटल स्टेज। सेकंड क्या हो जाता है आपका? शैशवावस्था, आप लोग पूरा लिखना, फैंसी, फैंसी स्टेज। फिर आता है बाल्यावस्था। अब जब टॉपिक में रहेंगे तब इस टॉप तोड़ेंगे ना, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड को। और फिर क्या आता है? किशोरावस्था। अब यहाँ पर याद रखिएगा, किशोरावस्था तो है, लेकिन यहाँ पर प्रौढ़ावस्था ये सब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप बाल विकास पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, आप विकास थोड़ी ना पढ़ रहे हो। आप क्या पढ़ रहे हो? बाल विकास पढ़ रहे हो। तो वहां पर कहां तक रुक जाएगा? किशोरावस्था में आके रुक जाएगा, पूरा थोड़ी ना जाएगा। फिर इसके बाद आपके सिलेबस का सबसे मेजर टॉपिक आएगा, वो मेजर टॉपिक है फोर्थ टॉपिक, कौन सा? विकास के आयाम, विकास के आयाम, या इसी को बोल देते हैं क्षेत्र, एरिया और डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, या डोमेन्स भी बोल जाते हैं, डायमेंशन ऑफ। तो करके लिखा हूं, आप लोग पूरा लिखना, डेवलपमेंट। तो कितने आयाम होने वाले हैं इसमें? डायमेंशंस कितने? कौन कौन से? डायरेक्शन हो गया ना, डायमेंशन थोड़ी ना हुआ, है ना? वो आप थ्योरी बता रहे हो, सेफलोकॉर्डल होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है, वो डायरेक्शन है। मैं पूछ रहा हूँ डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए क्या आप देखते हैं? साइड में लिख रहा हूँ ना, डायमेंशन के लिए ये वाला सीक्वेंस आप याद रखेगा, एस ई प्लस एम एल, पी सी एस ई प्लस एम एल। तो ये है क्या आपके बाल विकास की, बाल विकास के आयाम, डायमेंशन। तो पी फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, यहीं पर आप क्या देखते हो, है ना, शारीरिक विकास जिसको हम बोलते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हिंदी में लिखिएगा फिर आप लोग। फिर सेकंड क्या है? पी सी है ना, गलत लिख दिया, पहले लिखिएगा एस ई। ये क्या हो जाता है आपका? कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास। फिर अगला क्या हो जाता है? सामाजिक विकास। ये क्या हो जाता है आपका? सोशल डेवलपमेंट। फिर ई से क्या हो जाता है? इमोशनल डेवलपमेंट। अभी सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट दोनों से क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है, संवेगात्मक विकास। अब देखो पहले इसको समझते हैं, इनको मैंने 4 को एक साथ रखा हुआ है, पी सी एस ई। तो ये क्या है? आपके मुख्य आयाम है।
आपके सिलेबस में भी इनको क्या देता है, एक साथ ही देता है, और एग्जाम में भी पूछा गया है, एग्जाम में भी क्या है, पूछा गया है। जैसे यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में आएगा, ये देखो एक साथ दिया हुआ है, लेकिन कहीं कुछ नहीं लिखा है कि इसको डायमेंशन बोलना है, क्या बोलना है। क्या लिखा हुआ है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और है ना, इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ देखिएगा ये पूरा डेवलपमेंट पूछा गया है। तो शारीरिक विकास में आप क्या पढ़ते हो, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल पढ़ते हो, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल। यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन कौन सा साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, हाँ, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और ब्रूनर, तीन साइकोलॉजिस्ट हम लोग को पढ़ना है। जो अब अपडेट हो सकता है सिलेबस में, वो ब्रूनर को भी जोड़ सकता है, क्योंकि हम मेनली किसका पढ़ते हैं, पियाजे का। और पियाजे के जो वर्किंग है उसको अमेंडमेंट करके वापस से किसने किया है, तो ब्रूनर ने दिया है। तो पियाजे के सिद्धांत का संशोधन करके किसने बताया है, ब्रूनर ने, थ्योरम ब्रूनर ने। तो उनका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो वो एक अपडेट हो सकता है। सोशल डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, लिंग, है ना, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पक्षपात, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायस, जेंडर प्रीजुडाइज, ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इसका सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, कि व्हाट इज सोशलाइजेशन, यूनिट ऑफ सोशलाइजेशन, और फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, वो सब पढ़ना है कि समाजीकरण क्या है, समाजीकरण की इकाई क्या है। तो आपने सुना होगा प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में माता पिता परिवार ये लोग आ जाते हैं, सेकेंडरी में स्कूल कॉलेज ये सब आ जाएगा। फिर उससे जुड़े हुए दो साइकोलॉजिस्ट के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एक होता है अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, तो वो वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया बोबोडॉल वाला, है ना। और दूसरा कौन है, एरिक एरिक्सन। लगातार एरिक एरिक्सन को अलग अलग एग्जाम में पूछ रहा था, लेकिन टीचर अभी टेट में नहीं पूछा, लेकिन शिक्षक भर्ती में जरूर पूछा, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आया है क्या, इससे, इमोशनल डेवलपमेंट से। इमोशनल डेवलपमेंट का मेन कॉन्सेप्ट या मेजर कॉन्सेप्ट जो दिए हैं वो किसने दिया है, मैकडुगल ने। क्या नाम है उनका, विलियम मैकडुगल। तो विलियम मैकडुगल का आपको कॉन्सेप्ट समझना है। फिर उसके बाद एक है क्या आपका, नैतिक विकास। नैतिक विकास को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, पहले दिया पियाजे ने, और फिर आगे चलकर कौन देते हैं, कोहलबर्ग। और लास्ट देखेंगे क्या, भाषा विकास, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या देखना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ भी बहुत से साइकोलॉजिस्ट आएंगे, जैसे स्किनर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बंडूरा का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट किसका है, नॉम चोम्स्की का, वो देखेंगे। तो ये जो है सबसे बड़ा टॉपिक है, कौन सा, विकास के आयाम, ये सबसे बड़ा टॉपिक है। और लास्ट इसमें हम लोग देखेंगे इसका पांचवा, बाल विकास में, वो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें आप क्या देखते हैं, तीन चीजें देखते हैं। एक होता है क्या, प्रकृति और पोषण पढ़ा होगा आपने, प्रकृति पोषण, नेचर एंड नर्चर, नेचर एंड नर्चर, है ना, नेचर एंड नर्चर। एक है आपका निरंतरता, अनिरंतरता, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। और एक हो जाता है कौन सा, अनुभव, प्रारंभिक और पूर्ववर्ती अनुभव, प्रारंभिक व परवर्ती, सॉरी, परवर्ती। तो यहां पर लिख सकते हैं एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसेस लेटर एंड अर्ली एंड लेटर एक्सपीरियंस, वो टॉपिक है।
तो ये जो है यहाँ तक अगर आपने अपने सिलेबस को कवर कर लिया तो अभी कितने यूनिट आपको पता चला आपके सिलेबस में है? 4। इसमें से 2.5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, 2.5 यूनिट कवर हो जाएगा इतने में से। यहाँ तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 2.5 यूनिट कवर हो जाएगा। सही यूनिट बोल रहा हूँ? 2.5 यूनिट। अभी देखेंगे 2.5 यूनिट में क्या क्या होगा। ठीक है ना? समझ तो आ रहा है सिलेबस क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सिलेबस को डील कैसे कर। पढ़ना तो उसके बाद ही होता है। अगर आप सिलेबस के पहले टॉपिक से उठाकर देखेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, आपको पूरा बेस से जाना पड़ेगा। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है वो भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अपने को सही गाइडलाइन नहीं मिल रहा। और जो बुक मिल रहा है मार्केट में यहाँ के, वो क्या मिल रहा है? सिलेबस को उठाकर कॉपी किया जा रहा है, अभी प्रॉपर डीप नहीं बन रहा है, वो ध्यान रखिएगा। वाह, लिख पाए? हो गया ना? तो ये यहाँ पर यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 कम है, छोटा है, क्वेश्चन तो नहीं है ना अभी? यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में हम लोग को 5 टॉपिक पढ़ने हैं और उनमें से कुछ टॉपिक जो है आपके सिलेबस में नहीं है। यूनिट नंबर 2 में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन उसको पढ़ना है। जैसे पहला टॉपिक देखो, बुद्धि, इंटेलिजेंस। ये स्टार लगा रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में नहीं वो स्टार लगा रहा हूँ ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हर बार क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक बच्चे का मानसिक आयु वास्तविक आयु दिया हुआ है, मानसिक आयु दिया है, तो उसका आईक्यू निकाले। दे रहा है ना क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा है चिंतन, ये है विचार करके लिखा हुआ है, थिंकिंग। कितने प्रकार के होते हैं चिंतन? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? ठीक, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बोल रहे हैं, लेकिन इसको और थोड़ा स्पेसिफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पहला होता है एक ऑस्टिस्टिक थिंकिंग, सवाली चिंतन, और दूसरा होता है यथार्थवादी, रियलिस्टिक। तो दो चिंतन हुए मेन, एक हो गया सवाली चिंतन और दूसरा हो गया क्या? यथार्थवादी। क्या यथार्थवादी को मैंने क्या बोला? रियलिस्टिक। और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? आपका डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग और क्रिटिकल। तो ये ऐसे करके 3, मतलब ये एक होगा और इसके नीचे 3 होगा, ये पूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद देखेंगे सृजनात्मकता। अभी यहां से क्वेश्चन पूछा है सृजनात्मकता, क्या है? क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। और यहां से क्या पूछा है? परिभाषा पूछा है, डेफिनेशन पूछा है। हर चैप्टर में हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं और यहाँ पर मैं दो ही परिभाषा बताता हूँ। एक तो जेम्स ड्रेवर का परिभाषा देखते हैं और क्रोएन क्रो का, और उसमें से जेम्स ड्रेवर की परिभाषा पूछी गई, परिभाषा पूछी गई है, जेम्स ड्रेवर की परिभाषा पूछी गई और वो अभी पूछा है एग्जाम में। फिर इसके बाद देखेंगे क्या? व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो। और एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। क्या पढ़ते हैं? पर्सनालिटी वाला टॉपिक पढ़ते हैं। तो पर्सनालिटी वाला टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हो आप, आईबीटी, केटी, केटी वाला टेस्ट होता है ना? हरमन रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण आपने सुना होगा। फिर आपने ईड ईगो सुपर ईगो सुना है। फिर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, मुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये सुना है ना? तो वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है इसी में है। इसी में क्या एक छोटा सा टॉपिक आता है, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का अध्ययन।
बच्चों का अध्ययन कुछ तरीके, ऐसे करके एक टॉपिक है, उसको यहाँ पर डील करना होता है। बच्चों का अध्ययन, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन, सम मेथड। ये यूनिट कौन सा हुआ? 2। ये अगर मान लो एक साथ अगर 2-2.5 घंटा बैठे, मतलब घंटे में 3 घंटे में विथ एमसीक्यू हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व कर लेते हैं। ये तीनों चैप्टर को 4 घंटा ले लेते हैं। 4 घंटे में ये तीनों चैप्टर क्या हो जाते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। इसको लगता है 3 घंटे और इसको अलग से लगता है 3 घंटे, मतलब 10 घंटे का क्या है ये यूनिट है। घंटे बोल रहा हूँ ना। कुछ दिन में आप लोग का जो टाइम है अभी तो 5 बजे से चल रहा है, ठीक है, कुछ दिन में 4 बजे शुरू होने वाला है। इसके लिए आप प्रिपेयर रहना ना। 4 घंटे आपकी क्लास चलेगी, क्योंकि जितनी तैयारी आपको करनी है 6 महीने ही बाकी है ना। और 6 महीने बाकी, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 6 महीना पढ़ना है। 4 महीने 4.5 महीने में कवर करना है, और उसके बाद 1.5 महीने खुद को देना है, जितना हो सके एमसीक्यू लगाना है, टेस्ट सीरीज देना है, उसके लिए भी समय है। तो आपको सिलेबस पहले होगा तब तो कर पाएंगे वो सब, तो पहले भी आपको बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 एक है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन। सेकंड है अधिगम। सच सच बताओ कि जब आप बीएड कर रहे थे तभी आपको पता चला ना अधिगम का मतलब लर्निंग होता है? उससे पहले पता था क्या? लर्निंग। और लर्निंग के बाद ही इसे में पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम, अक्षमता। यहां से क्वेश्चन, अक्षमता एलडी के फॉर्म में, एलडी बस लिखा रहता है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी। थर्ड है आपका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। पढ़ना है इवैल्यूएशन। ये आपके सिलेबस में नहीं, ये जो है सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन है। कहाँ वाला क्वेश्चन पूछता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। यहाँ वाला क्वेश्चन देखे होंगे ना, सॉल्व किए होंगे वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सिलेबस में नहीं। फिर सी के अंदर कद पढ़ते हैं ना, जैसे मेजरमेंट पढ़ते हैं, मेजरमेंट हो गया, असेसमेंट हो गया, फिर इसके बाद मूल्यांकन स्टार्ट स्टार्ट करेंगे, इवैल्यूएशन। और फिर आता है क्या आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो सीसीई भी पूछता है। और सीसीई के अंतर्गत जितने भी आपके क्या बोलना चाहिए, इवैल्यूएशन के टूल्स होते हैं, मूल्यांकन के साधन, जैसे पोर्टफोलियो हो गया, रूब्रिक्स हो गया, सुने हो ना, है ना, वो सब कुछ इसमें है। तो अब टॉपिक नहीं है, लेकिन उसके अंदर का सारा कुछ पूछ। तो ये टॉपिक क्या है? मेजर टॉपिक है, और सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना है इसको, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, पालक समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। ये टॉपिक है। अगला टॉपिक पढ़ना है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन। और ये टॉपिक जो है थोड़ा बड़ा है, लगने में बड़ा है लेकिन है छोटा। सिर्फ एजुकेशन। देखिएगा, सबसे पहले क्या पढ़ना है हमको? एकीकृत, एकीकृत
वर्सेस समावेशी शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, दोनों में क्या डिफरेंस? इंटीग्रेटेड वर्सेस इंक्लूसिव, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। इसको समझने के बाद क्या देखेंगे, पूरा समावेशी शिक्षा को समझेंगे। इस समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, इसके आवश्यकता क्यों थी, नीड क्यों थी। मत लिखिएगा, बस लिखिएगा इसको लिखना है, उसी एजुकेशन को डिटेल करना है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या है इसका इतिहास, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर इसके बारे में इसके क्या आवश्यकता क्यों थी, नीड क्या था, फिर कौन से सिद्धांत है, लाभ क्या हुआ, ये सब पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक आता है RPWD एक्ट है क्या, RPWD एक्ट 2016। यहीं पर जो आप देखते हैं, जो भी डिसेबल पर्सन है के लिए पहले क्या किया जाता था, विकलांग शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर फिर कौन सा शब्द आ गया, दिव्यांग, है ना, इंग्लिश में भी दिव्यांग बोला जाता है। तो वो सारा, और कितने डिसेबिलिटीज कैटेगरी है यहाँ पर, टोटल 21 है। तो 21 को हम लोग को पढ़ना है और समझना है क्या है, क्यों है, क्या क्या इसके प्रावधान दिए गए हैं। फिर इसके बाद आप क्या पढ़ते हो, इसमें एक टॉपिक आता है, सुना होगा आपने, क्षति, अक्षमता और अपंगता है क्या, इसमें बोलते हैं इम्पेयरमेंट, तो आता है कि नहीं, सुन, इम्पेयरमेंट, सिटी एंड हैंडीकैप। हैंडीकैप यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऐसा है ना, ये पूरा एक दिन का है, तब ये मान के चलिएगा यहाँ से यहाँ तक आप 1 घंटे में कवर कर सकते हो। अगर प्रॉपर 1 घंटा 60 मिनट हमारा क्लास हुआ, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये 10 मिनट का है, तब मान लेते हैं 20 मिनट में कवर हो जाएगा। इसमें लगता है इस वाले टॉपिक में आपको, ये टॉपिक क्या है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, वाले बच्चे का शॉर्ट फॉर्म क्या है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है, CWSN का फुल फॉर्म क्या है करके, क्या है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसमें हम लोग को थोड़ा पढ़ना होता है, डिप्राइव्ड चाइल्ड कौन सा होता है, फिर जो क्या बोलते हैं मंद बुद्धि बालक कौन होते हैं, फिर उसके बाद समस्यात्मक बालक कौन होते हैं, अपराधी बालक कौन होते हैं, प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, सबको डिटेल में पढ़ना होता है। और फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से एक्टिविटी करनी है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा बिहेवियर करना है। तो ये टॉपिक में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ से देखो ये पूरा अलग से यूनिट है, ये नहीं हटा सकता सिलेबस से, है ना, क्योंकि पूरा एक यूनिट है, समावेशी शिक्षा नहीं हटा सकता, क्योंकि हमारे समाज के लिए समावेशी शिक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट यूनिट जिसमें नए नए चीज जुड़े हुए हैं, लिख लिए थे ना, हो गया था लिख के, अब कुछ छूटा हुआ है क्या, यहाँ देखिएगा, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में पहला टॉपिक है आपका एक्ट 2009। 2019 और 2023 दोनों ही एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा, दोनों ही एग्जाम में इस एक्ट से क्वेश्चन पूछा, और हाल फिलहाल में तो बहुत ज्यादा न्यूज में भी था। कैसे, यहीं पर तो बोला गया था ना, आर्टिकल 6 पढ़ोगे यहाँ पर, वहां पर बोला गया है इसके अंतर्गत क्या बोला जाता है कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्कूल होगा, और 3 किलोमीटर में क्या होगा, मिडिल स्कूल होगा। तो ब्रेक किया गया था ना अभी, युक्ति युक्तकरण रैशनलाइजेशन, सुने थे कि नहीं सुने, है ना, स्कूल का मर्जर किया गया, टीचर्स का मर्जर किया गया, सुने थे, कहीं इसी के अगेंस्ट में थी सरकार। जहाँ पर स्टूडेंट नहीं है वहां पर स्कूल बनाया गया, फिर वहां जहाँ टीचर नहीं है वहां पर बच्चे भी नहीं है, सबका मर्जर किया गया था। अब यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो नया चीज जुड़ेगा अब सिलेबस में, वो होगा NE 2020, ये जुड़ेगा, है ना। अब इसी के साथ जो है 2 प्रोग्राम्स इसमें जुड़ेंगे, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, और दूसरा जुड़ेगा इसमें क्या, निपुण, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशनल इन स्टैंडिंग विद न्यूमेरेसी।
अंडरस्टैंडिंग रीडिंग विथ न्यूमेरेसी, ये रहेगा। तो ये 2 टॉपिक इसके साथ जुड़े हैं निपुण में। तो आप बस याद रखिएगा एनईपी 2020 पढ़ना है, एफएलएन और क्या पढ़ना है, निपुण पढ़ना है। और एनसीएफ पढ़ना है कौन सा, सिलेबस में क्या दिया गया है, अब 2005 खत्म हो गया है, 2005 नहीं पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है आपको, 2022 और 2023 पढ़ना है। स्ट्रक्चर क्या हो गया है में 5+3+3+4, और हम लोग जिस स्ट्रक्चर से पढ़े हैं वो क्या था, 10+2 लिखा हुआ है। 10th क्लास तक एक साथ बैठेंगे, फिर उसके बाद अपने हिसाब से या तो घर वालों के बोलने पर ज्यादा कमाई किसमें है ना, आगे चलकर ज्यादा कमाए, वो नहीं है ना कि बच्चा क्या पढ़ने में अच्छा है वो नहीं देखा गया, वहां पर बोला गया आगे स्कोप किसमें है, पैसे कमाने में, ठीक है, वो देखकर हमको एक अलग स्ट्रीम में भेज दिया गया। लेकिन अब क्या स्ट्रक्चर क्या है, 5+3+3+4। तो ये जो 5 है इसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, और ये है सेकेंडरी स्टेज। तो ये जो FS है फाउंडेशनल के लिए यहाँ पर बना है NCF, और बाकी के लिए कॉलेज लेवल तक जो भी NCF में चेंजेस आए हैं वो यहाँ पर आए हैं। जैसे अब अगर कॉलेज में पढ़ाई करेंगे तो आपको, अगर मान लो आप साइंस लेकर पढ़ रहे हैं, PSC कर रहे हैं, तो आपको एक आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये अब हो गया है। फिर उसके बाद ये एक टॉपिक है जो सिलेबस में नहीं, समायोजन, एडजस्टमेंट। पिछले बार के शिक्षक भर्ती में, पिछले बार के शिक्षक भर्ती में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो मैं इसको भी मर्ज कर दिया हूँ सिलेबस में, क्या पता पिछले बार वाले ही पेपर उठाकर सिलेबस या क्वेश्चन बनाया जाए। लास्ट है आपका ज्ञान एवं शिक्षा क्रम, ज्ञान एवं शिक्षा क्रम, नॉलेज एंड करिकुलम, नॉलेज एंड करिकुलम। तो यहाँ तक में देखिएगा, ये वाले टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आप पढ़ते हैं क्या, एक शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड, क्या पढ़ते हैं आप, टीचिंग मेथड पढ़ते हैं। और आप पढ़ते हैं क्या, शिक्षण सूत्र, टीचिंग फॉर्मूला, जैसे बोलते हैं टीचिंग मैक्सिमा। फिर आप इसमें पढ़ते हो क्या, पाठ योजना क्या है, इकाई योजना। तो आप लोग को याद होगा एक क्वेश्चन पूछा था तांबा मेथड वाला, कुछ याद है ना, पाठ्यक्रम संबंधी है वो, तो यही वाले टॉपिक में आता है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, सिलेबस एंड करिकुलम को समझना है। सिलेबस एंड करिकुलम, और भी है व्यू रचना, फिर और भी है, बाल अधिकार लिखा हुआ है सिलेबस में, चाइल्ड राइट, चिल्ड्रन राइट, राइट्स लिखा हुआ है रिगार्डिंग चिल्ड्रन, और शिक्षक के कर्तव्य लिखे गए, ड्यूटीज ऑफ टीचर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर एंड व उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, रोल एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर, ये बताया गया है। यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होगा। ये है जो नया चीज है, वो ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा, 100% जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब जो सिलेबस में बदलाव होगा ये 2 चीज को जोड़ेगा ही जोड़ेगा, क्योंकि अब जो चेंज होगा वो यही होगा, जो चीज जुड़ सकता है वो यही जुड़ेगा। और ये भी अगर मान लो कोई चीज नया और जोड़ता है तो उसको हम लोग कवर करेंगे, और चांसेस है कि कुछ से कम हो,
बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, कम ही होगा। तो एक बार आप जो सिलेबस बनाए हैं उस सिलेबस को देखिएगा, और जो सिलेबस हमने बनाया है उसको क्या करेंगे, मैच करके देखते हैं इसके साथ, तो आपका पहला जो सिलेबस है उसके साथ। देखिएगा जो पहले सिलेबस था तो ये कवर हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखो ये पूरा कवर हो रहा है। जब आपको अगर अच्छे से लिखे हैं सोचकर तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमने लिखा है, तो ये सब हमने लिखा। सेकंड, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक या बातें, पोषण, प्रकृति पोषण, निरंतरता निरंतरता और अनुभव। फिर समाजीकरण, तो मैंने बताया था समाजीकरण पढ़ना है। फिर उसके बाद बच्चों का अध्ययन, मैंने बताया व्यक्तित्व वाला टॉपिक आएगा, वहां पर देखेंगे। फिर जब आप कौन सा टॉपिक देखेंगे, ये वाला ना, ये यूनिट नंबर कौन सा है, 2, ये यूनिट नंबर 2। तो शारीरिक विकास, गत्यात्मक, शारीरिक नियंत्रण, समन्वय, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। कहाँ, अवस्था वाला जब टॉपिक पढ़े ना, स्टेजेस, वहां पर स्टेजेस में एक टॉपिक आता है मानसिक विकास, अलग से पढ़ना है कि बच्चा रंगों को पहचानता कब है, माता की पहचान कब करता है, वो वाला क्वेश्चन वहां पर देखेंगे। और आता है मापन, जैसे मापन से एक क्वेश्चन अभी पूछा गया है, हेड और बॉडी का रेशियो कितना होता है, ठीक है। बर्थ के समय होता है 4:1, 2 साल में हो जाता है 4:5, 6 साल में होता है 6, 12 साल में हो जाता है 7, और जब वयस्क हो जाता है, अडल्ट हो जाता है तो 1:8 होता है। तो वो वाला वहां से पूछा है, तो ये वही टॉपिक है अवस्था रिलेटेड। और देखो ये वाला टॉपिक वापस से रिपीट किया है ना, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, एक अलग अलग यूनिट में सेम टॉपिक लिखा। तो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 में आप ये वाला टॉपिक हटा दो, बच्चे कैसे सीखते हैं, तो ये अधिगम का टॉपिक है। सीखना मतलब क्या है, लर्निंग। फिर उसके बाद देखो ये व्यवहारवादी, संरचनावादी, ये तो पहले ही टॉपिक हम लोग पढ़े थे, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। फिर उसके बाद क्या है, जीन प्याजे, वाइगोत्स्की। तो ये यहां तक का टॉपिक देखो कौन सा है, 3 यूनिट का। 3 यूनिट को हम लोग आधा कवर कर चुके हैं, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। किसमें, पहले ही यूनिट में कवर हो गया है वो। अब जो पहले यूनिट में कवर हो गया, मतलब आपका 60% सिलेबस जो है पहला यूनिट कवर कर देता। फिर उसके बाद देखिएगा क्या है, अब मतलब ये सीखना मतलब अधिगम से रिलेटेड दिया गया है। अभिप्रेरणा, सीखना मतलब लर्निंग आपका। और यूनिट 4 में क्या बोला गया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, क्या अभिप्राय है, क्षति, अक्षमता, अपंगता क्या है, समानता क्या है, उनके साथ कैसे कार्य करना है। फिर बोला है ज्ञान और शिक्षा क्रम, ज्ञान और शिक्षा क्रम वही बता रहे थे, शिक्षा क्रम क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, चुनाव कैसे करेंगे, तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में पढ़ेंगे। फिर बाल शिक्षा का अधिकार, शिक्षकों की भूमिका और उत्तरदायित्व, और लास्ट क्या लिखा है, बाल अधिकार। तो पूरा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे बुद्धि नहीं है वो पढ़ना है, आपने देखा मूल्यांकन नहीं है वो पढ़ना है, फिर आपने देखा समायोजन नहीं है वो पढ़ना है। इसके अलावा 2 और टॉपिक आपने नए वाले जोड़ दिए, कौन कौन सा, एक तो एनईपी जोड़ दिया, उसमें निपुण और एफएलएन पढ़ना है, और एक एनसीएफ। तो आप ज्यादा ही पढ़ रहे हो, और नए चीज को आप पहले ही पढ़ लोगे, तो जब भी सिलेबस आएगा तो देखना हम अहेड रहेंगे, मतलब आगे रहेंगे, और एक आधी टॉपिक रहेगा जो हमारा छूटेगा, अगर परिवर्तित हुआ तो क्लास में पढ़ लेंगे उसको। समझ में आया, ठीक है। और नए पैटर्न में क्वेश्चन होगा, जैसे जैसे हमारा यूनिट कंप्लीट होगा, जैसे मैंने 4 यूनिट बनाए हैं, और जैसे 4 यूनिट कंप्लीट होंगे तो उसको हम यूनिट वाइज, एक तो प्रैक्टिस सेट भी देता हूं मैं टॉपिक वाइज, जैसे 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 इस टॉपिक का अलग एमसीक्यू होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, हर टॉपिक का अलग एमसीक्यू वो होगा ही। और साथ ही साथ जैसे ही हमारा एक यूनिट कंप्लीट होगा, बड़ा यूनिट, तो उसमें क्या करेंगे, 2-2.5 घंटे या 4 घंटे का एक मैराथन क्लास होगा। जितने भी नए वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे बनाएंगे, और आपके साथ साथ और भी बच्चे होंगे। आप लोग को देखना है कंपटीशन का आंसर क्या आ रहा है, कैसे आप लोग पहले सॉल्व करोगे, फिर मैं बोर्ड में बताऊंगा, ठीक है। या 2 दिन पहले अगर मिल जाएगा तो आप लोग उसको घर में बना के आना, फिर क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, समझाते हुए रिविजन करते, ठीक है। आया समझ में सिलेबस। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान जो हमारा साइकोलॉजी जो टॉपिक है वहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे।